नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। मित्रों, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। यह हम लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। लोकतंत्र से अच्छी शासन प्रणाली कोई नहीं हो सकती। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। यदि इस पर बहुत गहरा विचार किया जाए, गहराई से इस परिभाषा को समझने का विचार मस्तिष्क में लाया जाए, या देश की जो वर्तमान परिस्थितियां सामने आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के अब्राहम लिंकन की इस परिभाषा को सत्यापित करने का प्रयास किया जाए, तो जो कुछ विचार निकल के सामने आते हैं वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरी तरह सुनेंगे। मैं समझता हूं आज के समय में जनता द्वारा, यह कहना तो सही है क्योंकि जनता पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देती है और जो वोट देती है उससे चुनी हुई सरकार इस देश का या राज्य सरकार का संचालन करते हैं। कल की एक घटना से मैं बहुत क्षुब्ध हूं, दुखी हूं। हो सकता है मैं अति संवेदनशील हूं, सेंसिटिव हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम आप लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है इस घटना का। घटना मुंबई की है, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के कारण लेन देन पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, मैं समझता हूं जिसकी काफी ब्रांचेस होंगी बॉम्बे में, 6 महीने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसलिए प्रतिबंध लगाया है कि उसमें भारी अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज हुई हैं। और मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो कल से इस देश की, इस दुखी जनता की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। कितने सीनियर सिटीजन्स वहां आए हैं, कितनी महिलाएं वहां आई हैं रोते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट वर क्रोकोडाइल टीयर्स, जो इमोशनल उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, शायद वो इस बात का एहसास करवा रहे थे कि पीड़ा इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है, वास्तव में बहुत गहरी है। किसी के घर में शादी है, पैसा निकालने के लिए आया, पैसा मिलने से मना कर दिया गया। कई लोगों का सैलरी अकाउंट भी वही है, सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं। आरबीआई 5 लाख तक की गारंटी देता है, जिनका 5 लाख है वो भी अभी दुखी हैं कि पैसा नहीं निकाल पा रहे, लेकिन एक तसल्ली है कि चलिए 5 लाख तक तो मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों ने 20-25 लाख कोऑपरेटिव बैंक में यदि रखा हुआ है, तो क्या 5 लाख के अलावा 20 लाख देने का आरबीआई कोई एश्योरेंस उनको देगा? क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, या क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है हर वर्ष ही देश में एक ना एक कोऑपरेटिव बैंक संकट में आके खड़ा हो जाता है? मैं समझता हूं जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वहां समय समय पर ऑडिट होते हैं। काफी सीनियर ऑडिटर वहां जाता है, और जब वो ऑडिट करने जाता है, जितना मुझे मालूम चला है, पूरी ब्रांच एक अटेंशन मोड में आ जाती है, एक भयभीत वातावरण पैदा हो जाता है, क्योंकि कहीं ऑडिट में गलती ना निकल जाए। यह मुझे विश्वास सूत्रों से मालूम चला है नेशनलाइज बैंक की ऑडिट स्कीम में। क्या कोऑपरेटिव बैंक में ऑडिट होता था, या कोऑपरेटिव बैंक केवल कुछ लोगों के घरों का बैंक बन के रह गया है? क्या कारण है हमारे देश में साल में एक ना एक बार किसी कोऑपरेटिव बैंक पर कोई ना कोई संकट आता रहता है, और जितना पैसा उन लोगों का कोऑपरेटिव बैंक में होता है, वो सारे लोग सड़क पर आकर निहत्थे बन के खड़े हो जाते हैं, लाचार बन के खड़े हो जाते हैं। किसी भी नेता का स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। कल मुख्यमंत्री जी जो महाराष्ट्र के हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इसकी जांच होगी, लेकिन उसके बाद उनका भी कोई वक्तव्य नहीं आया। जिसके घर में शादी है, बेटी की शादी है, 70 साल की उम्र का वो इंसान सड़क पे खड़ा हुआ आंसू बहा रहा है। 70, 65, 75 साल की महिलाएं फूट फूट के रो रही हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिल पा रहा है। अपना पैसा उन्होंने सेव करके बैंक में रखा था,
या जो नौकरी करते थे वो उनकी तनख्वाह बैंक में जमा थी, लेकिन आज जब उनको जरूरत है ना बेटी की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, ना अपने तनख्वाह का पैसा जीवन यापन के लिए निकाल सकते हैं। किस प्रकार की ये डेमोक्रेसी का सामना हमें करना पड़ रहा है, जहां अपने ही पैसे को निकालने के लिए व्यक्ति मोहताज होकर बिल्कुल सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है। यहां मैं एक दूसरी बात और करना चाहूंगा, ये कई लोगों को चुभेगी, चिंता नहीं है, चुभेगी तो सत्य सत्य ही रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 में कुछ नए नियम बनाए थे। उसमें एक नियम यह भी था कि आप कैश का लेन देन 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। आप घर में 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते। यह नियम बना था। और अभी जो इनकम टैक्स का एक्ट निर्मला सीतारमण जी लेकर 3 या 4 दिन पहले आए हैं, उसमें भी यही है कि 2 लाख से ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मैं एक ही प्रश्न गवर्नमेंट से करना चाहूंगा, क्या गवर्नमेंट पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कह सकती है कि 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन इस देश में नहीं हो रहा है? जितना रियल एस्टेट है पूरे देश में, गुजरात में हो या दिल्ली में हो, क्या वो पूरा एक नंबर मनी से डील हो रहा है? क्या वहां कैश की डीलिंग नहीं हो रही? दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, यदि आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 2 करोड़ या 1.5 करोड़ कैश में डील होता है और 1 या 1.5 करोड़ ही व्हाइट में आता है। यदि 1.5-2 करोड़ ब्लैक मनी रियल एस्टेट में चल रहा है, तो आपके इस नियम की क्या महत्ता रह गई है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा घर में नहीं रख सकते? आपको छापा डालने तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में जाके छापा डालिए जहां कैश का ट्रांजेक्शन होता है। एक बात मेरे भी दिमाग में आती है, जिंदगी भर मैंने मेहनत करके नौकरी करके कमाया है। हर साल सरकार को शुरू में 4 लाख, फिर 5 लाख, ऐसी अवस्था में 6 लाख और ऐसी भी अवस्था 12 लाख तक मैंने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। मेरा पैसा है, क्या मेरा पैसा मैं घर में कैश नहीं रख सकता? 2 लाख से ज्यादा मैं यदि कैश रखूंगा तो मैं एक गुनहगार बन जाऊंगा। मेरा पैसा है, मैंने मेहनत से कमाया है, पूरी टैक्स अदायगी की है और जो एफडी है उस पर भी टैक्स देता हूं, उसके बावजूद मैं 20 लाख भी घर में रखूं तो ये मेरा पैसा है। इस पर सरकार ऑब्जेक्ट क्यों कर रही है? और यदि ऑब्जेक्ट कर रही है तो वही सरकार रियल एस्टेट में जाके इतनी निहत्थी क्यों बन जाती है कि रियल एस्टेट में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2 करोड़ ब्लैक में डील होता है, कैश में डील होता है और 1 करोड़ व्हाइट में डील होता है। माफी के साथ कह रहा हूं, मेरे मित्र इस चीज को जरा अन्यथा ना लें, सभी मेरे मित्र हैं। वैसे तो मोदी साहब सभी के मित्र हैं, मेरे लिए तो परम पूजनीय हैं। जरा ज्वेलरी की दुकान पर जाके खड़े हो जाइए, कितना वहां व्हाइट में डील हो रहा है ज्वेलरी में, मुझे जरा ये बता दीजिए। सोना चांदी की खरीद में कितना ब्लैक और कितना व्हाइट होता है? यदि 25 लाख का कोई सामान परचेज करता है, मैं समझता हूं 2 या 3 लाख व्हाइट में जाता है, बाकी सब कैश में जाता है। इस प्रकार की जब हम पॉलिसीज बनाते हैं और उनको हम लागू करने में सक्षम नहीं होते, तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाना जनता की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। मैं तो कहूंगा लाल मिर्च झोंकने के बराबर है। यदि आप 2 लाख के ट्रांजेक्शन पे कटिबद्ध होकर आप जो क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ने में असमर्थ हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का क्राइम हो या ज्वेलर्स का क्राइम हो, तो ये 2 लाख का नियम बनाना किस काम का है? मित्रों, जरा आप सोचिए, जिनके घर में शादी थी, यदि उन्होंने अपना कैश 8-10 लाख रुपया निकलवा के घर में रख लिया होता और वो कैश में डील कर सकते, तो शायद आज जो जनता वहां नेशनल इंडियन कोऑपरेटिव बैंक की लाइनों में लगी हुई है, शायद उनको लाइनों में ना लगना पड़ता। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, डेमोक्रेसी में एक चौथी चीज और जोड़ देनी चाहिए, राजनेताओं की प्रजा के प्रति संवेदना। वो सबसे जरूरी है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वो सही है, लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूरी है वो राजनेताओं की जनता के प्रति सहानुभूति है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जन साधारण को कोई असुविधा ना हो, अपने पैसे के लिए रोते हुए लाइन में खड़े हुए ना रह सके। नियम बनाएं तो उसका पालन करें, नहीं तो आप 2 लाख की लिमिट हटा दीजिए यदि आप रियल एस्टेट और ज्वेलरी में नहीं कर सकते। बात कटु है लेकिन सत्य है। लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा, देश के नागरिक को बोलना तो होगा, अपना मंतव्य तो रखना होगा। नमस्कार, जय भारत।